जादुई कंघी। हस्तिनापुर विलेज में सुंदरलाल नाम का चूड़ियों का व्यापारी रहता था। अपनी इकलौती बेटी मीरा का देखभाल करते हुए वो जीवन व्यतीत करता है। मीरा बहुत ही सुंदर और होशियार बच्ची थी, लेकिन भगवान ने उसके सर पर बाल नहीं दिए। इससे वो बहुत चिंता में रहती थी। एक दिन सुंदरलाल की तबीयत ठीक न रहने से वो आराम करते रहता है। इसलिए उस दिन मीरा दूध लेने के लिए पड़ोसी मोहनलाल के घर जाती है। मोहनलाल की बेटी सुनैना अपने बालों को पकड़कर मीरा की ओर देखते हुए हंसती रहती है। मीरा कहती है, अरे ओ सुनैना, इतना ज्यादा मत हंसो कि दांत निकलकर हाथ में आ जाए। क्या करूं, तुम्हें देखा तो बहुत दया आ रही है और हंसी तो रुक ही नहीं रही। एवरी डॉग हैज अ डे। हंस लो, तुम्हें जितना भी हंसना है। मीरा की बातें सुनकर सुनैना की हंसी बंद हो जाती है और सोचने लगती है कि इसने कुत्ता किसे कहा। मीरा दूध लेकर वहां से घर जाकर रोने लगती है। इतने में सुंदरलाल वहां आता है। वो कहता है, रो मत बेटी, देखना तुम्हारे भी अच्छे दिन आएंगे। पापा, मुझे झूठी आशाएं ना दिखाइए। आप मेरे गंजेपन को तो देखिए। बेटा, भगवान ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। यूं चिंता करके क्या फायदा। तुमने ही कई बार ये बात मुझे समझाया था, पता है ना। हाँ पापा, लेकिन यह बात आपको बहुत आसानी से कह दी थी, लेकिन अपने आप से कहना बहुत मुश्किल। सुंदर चुपचाप चूड़ियां लेकर बाहर निकल जाता है। सुंदरलाल को बाहर जाते देखकर सुनैना हाथ में एक कवर लेकर मीरा के पास आती है। सुनैना को देखकर मीरा यहाँ क्यों आई ऐसा कहकर सोचते हुए सुनैना के पास आती है। मीरा कहती है, क्या हुआ सुनैना, यहाँ कैसे? अरे, हमारे घर आई तो तुझे देखकर मैंने हंसा था ना, इसीलिए सॉरी कहने के लिए आई हूँ। सॉरी का क्या अचार डालूं? मुझे नहीं चाहिए। अच्छा तो ये लो। कहते हुए कवर को देने के लिए आगे बढ़ाती है सुनैना, लेकिन मीरा क्या है कहकर पूछने लगती है। सुनैना कवर से विग निकालकर दिखाते हुए हंसने लगती है। ये देखकर मीरा गुस्से से सुनैना को एक चमाट मारने का दिल करता है, लेकिन वो रोने लगती है और गुस्से से कहती है, सुनैना, तुरंत अपने घर जाओ। मीरा, विग चाहिए? विग चाहिए? एक चाहिए या दो चाहिए? कहो मीरा, तुम्हें जितने चाहिए उतने ले लो, लेकिन हाँ, इसके लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ है? यह बातें सुनकर मीरा चुपचाप घर के अंदर जाकर आईने के सामने बैठकर रोने लगती है। सुनैना हंसती हुई वहां से चली जाती है। भगवान, क्या इस समस्या का कोई समाधान नहीं? इस तरह मीरा चिंता में डूबी रहती है। शाम होने पर सुंदरलाल घर वापस आता है। अपनी बेटी मीरा को देखकर समझ जाता है कि वो बहुत रो रही थी, लेकिन कुछ नहीं कहता। चूड़ियों के बेचने के बाद जो भी रुपए मिले वो मीरा को देता है। मीरा उन्हें एक डिब्बे में डालती है और सुंदर भोजन करता है, लेकिन मीरा बिना खाई ही सो जाती है। आधी रात को मीरा उठकर पिता को नमस्कार करके कहती है, मुझे माफ कर दो पिताजी, मैं और जी नहीं सकती, मैं जा रही हूँ। कहकर घर से निकलकर जंगल की ओर डरते हुए इधर उधर देखते हुए वो चली जाती है। इस तरह थोड़ी दूर जाने के बाद वहाँ एक मछली जमीन पर तड़पती रहती है। यह देखकर मीरा उसे तुरंत ही उठाकर पानी के लिए ढूंढती है। तभी उसे वहाँ एक झरना दिखता है और उसमें उस मछली को वो छोड़ देती है। मछली पानी से बाहर आकर मीरा से कहती है, बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हें उपहार में क्या चाहिए? मरने वाले के लिए उपहार की क्या जरूरत है? क्या कारण क्या है? मीरा चुपचाप अपने गंजे सर को दिखाती है। जब मछली यह कौन सी बड़ी समस्या है कहकर पानी के अंदर जाकर एक कंघी लाकर मीरा को देती है। वह चमकता रहता है। वो एक मायावी कंघी है। इससे सर पर कंघा करने से बाल आ जाएंगे। ये सुनकर मीरा हैरान हो जाती है, लेकिन फिर भी एक बार तो भरोसा करके ही देखती हूँ। कुछ भी नहीं हुआ तो फिर कल यहाँ आकर आत्महत्या कर लूंगी, ऐसा कहकर वो घर चली जाती है। घर पहुँचने पर सुंदर सोते रहता है। मीरा भी चुपचाप सो जाती है। सुबह उठकर जादुई कंघी से अपने सर पर कंघा करती है तो बहुत घने बाल आ जाते हैं। ये देखकर मीरा बहुत खुश हो जाती है और सारा गांव घूम कर आती है। सुनैना ये देखकर जलन से रह नहीं पाती और इसका कारण जानने के लिए मीरा के घर आती है और जादुई कंघा देखती है तो उस कंघी को चुराकर
वो घर ले आती है। आईने के सामने खड़ी होकर अपने सर में वो कंघा करती है। फिर क्या, उसके सारे बाल गायब हो जाते हैं। सुनैना गंजी हो जाती है। यह देखकर मीरा उस पर ही हंसने लगती है। छोटू दादा। रामापुरम नामक गांव में छोटू नाम का युवक रहता था। वो देखने में नाटा है, मगर अपनी बातों से सबको डराता था। सब उसे घृणा की दृष्टि से देखते थे। वो अपने दो साथियों के साथ लड़ने झगड़ने जाता है। गांव में उसे घृणा की दृष्टि से सब देखते थे। वो नाटा सा था और उसके जोर जोर से चिल्लाकर बात करने के तरीके को देखकर सबको हंसी आती थी। उस गांव में उसकी जान पहचान वाले रिश्तेदार रहने की वजह से उस पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन छोटू दादा अपने साथियों से, क्यों रे, आजकल हमारे गांव में कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा और मुझे कुछ काम नहीं मिल रहा है। सब ऐसे क्यों बन गए हैं रे? मेरे शरीर में सुस्ती बढ़ गई है। जब तक किसी को मारता नहीं मुझे चैन नहीं आता। मेरे हाथों में खुजली हो रही है। वो अपने साथियों से ये बातें कर रहा था। तभी वहां से एक दुबला पतला रिक्शा वाला गुजर रहा था। उसे रुकवाकर उसमें बैठकर उससे कहता है, रिक्शा आगे चलाओ। रिक्शा पे बैठकर दुकानों पर अपने साथियों के साथ पैसे वसूल करता रहता है। ये सब देखने में काफी हास्यास्पद लगता है। रानी एक दिन छोटू दादा के पास आकर कहती है, सर छोटू दादाजी, आप हैं तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। इस गांव की औरतें आपका नाम लेकर सब सिर उठा के जी रही हैं। इस गांव में आपके जैसा शेर रहने के बाद भी मेरी जैसी लड़की को एक लड़का पीछा करके सता रहा है। मेरे गांव में और मुझे ही पता नहीं, लड़कियों को सताता है, उसका काम खत्म। अब तुम जाओ, उसको मैं देख लूंगा। उसका फोटो फोन नंबर कुछ है क्या? कहाँ आता है बोलो, उसका काम मैं करूंगा। वो हमारे कॉलेज के पास आकर एक बड़े पेड़ के पास मेरा इंतजार करता है। उस समय आप आकर उसको धमकी दीजिए, बस इतना ही काफी है। उसको मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम्हें देख के ऐसा लगता है शायद तुम उससे प्यार कर बैठी हो। नहीं दादा, वो मुझे पसंद नहीं है। फिर तुम उसे मारने से मना क्यों कर रही हो? प्यार से समझाने से कोई नहीं समझता। और छोटू दादा का स्टाइल ट्रीटमेंट तुम ही देखो। ठीक है, तुम अभी जाओ। उस लड़की से कहकर खुशी से रिक्शा में बैठकर अपने साथियों के साथ वहां जाता है। दूसरे दिन रवि रोज की तरह रानी के लिए पेड़ के पास उसका इंतजार कर रहा था। तभी छोटू दादा रिक्शा में अपने साथियों के साथ आता है। रवि डरने का नाटक करते हुए ऐसा कहता है, सर आप कौन हैं? मैं हूँ छोटू दादा। छोटू दादा कौन? छोटू दादा कौन है पूछ रहा है सर। मुझसे ही पूछ रहा है मैं कौन हूँ? मेरी आंख बंद करके खोलने तक तुम यहाँ से चले जाओ। अभी तक नहीं गया सर। यहाँ से निकलो। ठीक है। ये कहकर रवि डरने का नाटक करते हुए वहां से चला जाता है। ये देखकर छोटा दादा गर्व महसूस करता है। दूसरे दिन रवि छोटू दादा के घर जाता है। अचानक रवि को देखकर छोटू दादा डरते हुए आश्चर्य से रवि को देखता है। रवि को देखकर समझता है कि वो मुझसे लड़ने आया होगा। यही सोचकर वो अपनी पत्नी को घर के अंदर जाने को कहता है। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मुझे भी देखना है। देखो मेरी गुंडागर्दी। और सेंटलमेंट कहकर अपने साथियों को बुलाता है। वे नहीं आते। वो नहीं आएंगे, मैंने उन्हें वापस भेज दिया। छोटू दादा अपना फोन ढूंढता रहता है। रवि फोन को खींचकर नीचे जोर से पटक कर उसकी तरफ देखता है। क्या रे, तू तो वहाँ डर गया था ना, फिर अभी मेरे घर क्यों आया है? तू इतना लंबा और हट्टा कट्टा है। हाँ रे, मैंने वहाँ डरने का नाटक किया था। मेरी मर्जी, मैं उस लड़की का पीछा करूंगा, कुछ भी करूंगा। तो कौन है मुझे पूछने वाला? कहते हुए वो 4 घूंसे मारकर छोटू दादा को जोर से लात मारता है। भूल गया, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, फिर मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, मुझे छोड़ दो। फिर इस गांव में अपने साथियों के साथ कहीं भी दिखा ना तो तेरा काम तमाम कर दूंगा, खबरदार।
कहते हुए उसे वार्निंग देते हुए वहां से चला जाता है। छोटू दादा मार खाने की वजह से हिल भी नहीं पाता है। अगर दादागिरी करनी है तो शरीर भी हट्टा कट्टा होना चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।